सुप्रभात बच्चों। आज के इस नए सत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग आपकी कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक लोक भारती में संकलित कविता किताबें इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले बच्चों हम कवि का परिचय देखेंगे। बच्चों, प्रस्तुत कविता के कवि हैं गुलजार जी, जिनका वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालराव। उनका जन्म 18 अगस्त 1936 में भारत के झेलम जिला पंजाब दीना गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। बच्चों, हिंदी साहित्य के जगत में गुलजार जी को एक प्रसिद्ध कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार, शायर और एक गीतकार के रूप में देखा जाता है। और बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियां हैं चौरस रात लघु कथाएं, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह, खराशे कविता कहानी का कोलाज। कविता के कवि एवं उनकी प्रमुख कृतियों की जानकारी लेने के बाद अब हम इनकी पद्य संबंधी जानकारी भी देखेंगे कि आखिर किस प्रकार के भाव उन्होंने प्रस्तुत कविता में व्यक्त किए हैं। किताबें इस कविता की विधा है नई कविता। बच्चों, आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा ही नई कविता कहलाती है। और प्रस्तुत कविता में भी उन्होंने अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए नई कविता के दो प्रमुख तत्वों का प्रयोग किया है, जिसमें सबसे पहले आता है अनुभूति की सच्चाई और दूसरा है बच्चों बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि। किताबें इस कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस आधुनिकीकरण वाले दौर में अगर देखा जाए तो हम मनुष्य धीरे धीरे उपकरणों के जाल में फंसते जा रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है बच्चों कि हमारे जीवन से किताबों का महत्व भी क्या हो रहा है, अब कम हो रहा है। और इसी पीड़ा को, इसी दर्द को प्रस्तुत कविता में उन्होंने क्या किया, अपने शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जहां पर हमें उनकी मनस्थिति देखने के लिए मिलती है कि कितनी पीड़ा में वो दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, किताबें इस कविता की पद्य संबंधी जानकारी लेने के बाद अब हम इस कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे, जहां पर हम प्रत्येक परिच्छेद का सरल अर्थ देखेंगे और साथ ही साथ उन परिच्छेदों के अंतर्गत आए कठिन शब्दों का अर्थ भी लेंगे। बच्चों, अब हम प्रस्तुत कविता के पहले छंद के अंतर्गत आए कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है झांकती, जिसका अर्थ होता है बच्चों देखना या फिर छिपकर देखती। अलमारी यानी कि कई खानों वाला लोहे लकड़ी का बड़ा ढांचा। हसरत अर्थात कामना, उम्मीद या फिर इच्छा। मुलाकातें यानी कि भेंट। तकना यानी कि देखना। सोहबत यानी संगत। बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थों को लेने के बाद अब बारी आती है सरल अर्थ की।
किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किताबों के दर्द को बयां किया है कि किस तरह इस कंप्यूटर वाले युग में किताबों की उपयोगिता अब पहले जैसी नहीं रही। कवि कहते हैं कि अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है मानो जैसे किताबें अलमारी के शीशों से मेरी ओर झांक रही हों, इस उम्मीद से कि कभी न कभी मैं उन्हें वहां से निकाल कर पढ़ूंगा। लेकिन अब महीनों गुजर जाते हैं, परंतु उन किताबों से मेरी मुलाकात ही नहीं होती। एक वक्त था जब मेरी शामें अक्सर उन किताबों को पढ़ने में बीता करती थी, लेकिन जब से मैंने कंप्यूटर पर पढ़ने का काम प्रारंभ किया है, मैंने तब से उन्हें पढ़ना बंद कर दिया है। बच्चों, अब हम किताबें इस कविता के दूसरे छंद में आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है बेचैन, जिसका अर्थ होता है व्याकुल। उसके बाद है कदरे यानी मूल्य या फिर मायने, और अंतिम शब्द है सेल, जिसका अर्थ होता है कोशिका। बच्चों, पंक्तियों के अंतर्गत आए कठिन शब्दों का अर्थ लेने के बाद अब हम पंक्तियों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उनका अर्थ समझेंगे। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि जब पहले का समय हुआ करता था तो अक्सर कवि की जो शाम हुआ करती थी वो किताबों को पढ़ने में बीता करती थी। लेकिन जब से उन्होंने कंप्यूटर को अपने घर में लाया है, तब से उनके पढ़ने लिखने का जो काम था वो हमेशा कंप्यूटर पर ही किया करते थे, अर्थात उनकी शामें अब अक्सर कंप्यूटर के पर्दों पर ही बीता करती हैं। कवि कहते हैं कि इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी हैं। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी हैं, अर्थात अब कवि को सपने में वो किताबें दिखाई देती हैं। इसके बाद वाली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इन किताबों से जिन मानवीय मूल्यों की जानकारी मिलती थी और जो हम मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा अटूट हुआ करते थे, वे मानवीय मूल्य अब हमारे घर में नज़र नहीं आते। ये रिश्ते जिन संबंधों के बारे में बताती थी, वो रिश्ते अब धीरे धीरे हमें खत्म होते दिखाई देते हैं। बच्चों, किताबें इस कविता के तीसरे छंद में आए हुए कठिन शब्दों का हम अर्थ लेंगे, जिसमें सबसे पहले है उधड़ना यानी सिलाई टूटना, सफा यानी पन्ना, सिसकी यानी धीरे धीरे रोने का शब्द, लफ्ज यानी कि शब्द, टुंड यानी ठूंठ या फिर सूखा हुआ पेड़ या फिर सूखे हुए पेड़ से गिरे हुए पत्ते, मानी मतलब अर्थ। बच्चों, तीसरे छंद में दिए गए कठिन शब्दों का अर्थ लेने के बाद अब हम लोग तीसरे छंद के अंतर्गत आए पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें हमें हमारे रिश्तों और संबंधों के बारे में बताती थी, लेकिन वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, अर्थात टूट गए हैं। कवि कहते हैं कि जब मैं उन किताबों का कोई पन्ना पलटता हूँ तो उनकी हालत देखकर मुझे रोना आता है और उनके गले से सिसकी निकलने लगती है। कवि किताबों के पन्नों के संबंध में कहते हैं कि इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे बिना पत्तियों वाला कोई सूखा पेड़ हो जिस पर अब कोई अर्थ उगने वाले नहीं हैं।
बच्चों, अब हम किताबें इस कविता के चौथे छंद में आए कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है बच्चों जुबां, अर्थात जीभ। जायका यानी स्वाद, तहबतह अर्थात परत दर परत, पर्दा कंप्यूटर का पर्दा, जाति यानी निजी, राब्ता यानी संपर्क। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों के कठिन शब्दों का अर्थ लेने के बाद अब हम उन पंक्तियों को पढ़ेंगे और उनका अर्थ देखेंगे। जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने में बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पुस्तकों और कंप्यूटर के पन्नों को पलटने के तरीकों के बारे में बताया है कि किस तरह किताबों के पन्नों को पलटने पर जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था, लेकिन अब कंप्यूटर पर मात्र एक क्लिक भर से पलक झपकते ही पन्ने पलट जाते हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर के पर्दों पर हम मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पन्ना खोल सकते हैं। और यही कारण है कि आज धीरे धीरे लोगों का निजी संपर्क किताबों के साथ टूटता जा रहा है। बच्चों, अब हम किताबें इस कविता के 5वें छंद में दिए गए कठिन शब्दों को देखेंगे, जो हैं सीना यानी छाती, गोदी यानी गोद, रीहल यानी ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है, नीम सजदे अर्थात आधा माथा टेकना, जबी यानी माथा, इल्म यानी ज्ञान, आइंदा यानी भविष्य में। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों के कठिन शब्दों को लेने के बाद अब हम उन पंक्तियों को पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रीहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। बच्चों, प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में कवि ने किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहा है कि किताबें पढ़ते समय वे किताबों को कभी छाती पर रख लेते तो कभी उसे अपनी गोदी में रख लेते थे। यहाँ तक कि कभी कभी उन किताबों को पढ़ते वक्त वो अपने घुटनों को रीहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखा करते थे और अपना आधा माथा टेक कर उसे पढ़ा करते थे, तो कभी कभी उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। बच्चों, हम किताबें इस कविता के अंतिम छंद में आए हुए कठिन शब्दों को देखेंगे, जो हैं रुके यानी चिट्ठी या फिर संदेश पत्र, शायद यानी संभव है या फिर कदाचित। बच्चों, अंतिम परिच्छेद के कठिन शब्दों को लेने के बाद अब हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका अर्थ भी देखेंगे। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें हुए भी जुड़ी होती हैं, लेकिन कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व ही नहीं होगा। पहले के समय में किताबों में कभी कभी किसी के लिए सूखे फूल या संदेश पत्र भी रख दिए जाते थे, जिन्हें लोग सूख जाने के बाद भी संभाल कर रखा करते थे। ये उन सभी संबंधों को ताज़ा करता था। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग ही नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे? और बच्चों, इसी प्रश्न के साथ गुलजार जी ने अपनी इस कविता को समाप्त किया है। बच्चों, अंत में हमें यह संदेश मिलता है कि हम अपने जीवन में चाहे कितनी ही तरक्की क्यों न कर लें, परंतु किताबों की जगह और उनकी ज़रूरत हमारे जीवन से कभी खत्म नहीं हो सकती।